हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये जो चैप्टर है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग जैव विविधता के बारे में, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उन कारणों के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते किसी भी जगह का जैव विविधता निर्धारित होता है। मतलब वहां पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाएंगे और साथ ही साथ कैसे वहां पे जंतु पाए जाएंगे। मतलब जंतुओं के प्रकार या विभिन्नता जो होती है वो किस कारणों के चलते होती है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। और क्या, और बहुत सारे चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको समझना एक एक लाइन करके। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पंछियों को देखा है? आप लोग जरूर देखे होंगे कि आपके आसपास विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, घास, झाड़ियां और पेड़ पौधे होते हैं। साथ ही साथ जानवर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे गाय, बैल, बिल्ली, कुत्ता वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भाई बिल्कुल वे अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे नीम, इमली, महुआ, कीकर, पाकड़, बहुत तरह के पेड़ होते हैं। ठीक इसी तरह से जानवर भी अलग अलग होते हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। अब देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा है भारत देश। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जंतु भी पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे समझते हैं क्या दिया गया है। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अब देखो, जो भारत है ना, विश्व के जो 12 मुख्य जैव विविधता वाले देश हैं, जहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसमें से एक देश है। अब इसमें भारत का जो स्थान है वह है 10वां। भारत कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। और 10वें स्थान पे क्यों है? चूंकि यहाँ पे 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप सोचेंगे कि अच्छा सर, ये जो 12 ठो जैव विविधता वाले देश हैं, इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो इस पे नंबर 1 पे ब्राजील है। ठीक है, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, ठीक है, इंडोनेशिया है। तो इसका नाम चाइना है। तो इसका नाम आप जाकर के सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे प्यारे बच्चों, या फिर गूगल करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एशिया का जो देश है, जो एशियाई देश है, उसमें भारत जैव विविधता के मामले में चौथे स्थान पर है। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में लगभग 15,000 प्रकार की फूलों की प्रजातियां हैं। तो ये भी बात आपको क्या करना है, अच्छे से याद करके रखना है। जो विश्व की फूलों की जो प्रजातियां है उसका कितना प्रतिशत है? 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं। क्लास 8 में आप लोग जैसे पढ़े होंगे, फर्न, शैवाल, शैवाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, ठीक है, तथा कवक, फंजाई भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें फूल नहीं होता है। क्लियर है? जब आप आगे के क्लास में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल होते हैं और कुछ में फूल नहीं होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुछ को क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज, ये सब टर्म आप आगे पढ़ेंगे। और फेनरोगेम्स ना। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। अब देखो, भारत में जो है ना 90,000 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियां होती हैं। मछलियां भी 2 प्रकार की होती है, जो ताजे पानी में पाई जाती हैं और जो समुद्री पानी में पाई जाती है। दोनों में क्या अंतर है? ताजा पानी तो आप समझ रहे हैं, जो पीने वाला पानी है। समुद्री पानी होता है खारा, तो वहां पे जो मछली पाया जाता है उसकी प्रजातियां अलग होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अब अर्थ क्या होता है? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टर्म। वह टर्म क्या है भाई? प्राकृतिक वनस्पति। अब यहाँ पे कहा गया है, यह एक क्वेश्चन है कि आखिर प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ को अब हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, हम लोगों के सहायता के बिना जो पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं ना, उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के नाम से
जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इसकी खेती हम लोग करते हैं, या फिर आम हो गया, जामुन, इन सारे पेड़ों को हम लोग स्वयं लगाते हैं ना। लेकिन कुछ पेड़ जंगल में ऐसे होते हैं जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, खुद ही बड़े होते हैं और खुद ही मर जाते हैं। तो वैसे पौधे जो खुद पैदा होते हैं उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करते, खुद बड़े होते हैं और खुद मर जाते हैं। तो वैसे पौधों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। इसे एक और नाम दिया गया है, इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, चूंकि मैं पहले ही बता चुका कि जिस पे मानव के क्रियाकलापों का प्रभाव पड़ता है उसको प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? कृषिकृत फसलें, जो खेतीबाड़ी वाली फसलें हैं वो तो हम लोगों के द्वारा प्रभावित होते हैं, इसलिए वह प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत उसको नहीं रखा गया है। फल, बागान, इन सबों को प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं रखते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे समझते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया है। क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। अब देखो, कुछ वनस्पति सिर्फ भारत के हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देशज वनस्पति कहेंगे। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम लोग विदेशज पौधे के नाम से जानते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं अभी बता रहा हूं रिसेंट में। क्या है कि भारत में गेहूं क्या किया गया था? इंपोर्ट किया गया था विदेश से। तो उसके साथ एक घास आ गया, फूल घास जिसको हम लोग बोलते हैं गांव में, ठीक है। अब वो जो फूल घास है वो गेहूं के पौधे के साथ विदेश से आया था, तो वो कैसा हो गया? विदेशज पौधा हो गया। क्लियर है? और साथ ही साथ हमारे देश में जो पाए जाने वाले पौधे हैं, जैसे महुआ हो गया, आम हो गया, तो ये सब क्या है? देशज पौधे हैं। तो ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विदेशज पौधा और देशज पौधा क्या कहलाता है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। मतलब एक खास समय में एक क्षेत्र में जितने भी पौधे होते हैं उनको हम लोग किस शब्द से जानते हैं? वनस्पति जगत के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक और जगत है, उसको हम लोग प्राणी जगत कहते हैं। कौन सा जगत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्राणी जगत कहते हैं। प्राणी जगत जो है जानवरों के विषय में बताता है। किसके विषय में बताता है? जानवरों के विषय में। तो दो जगत है, एक है वनस्पति जिसमें पेड़ पौधे की बात चलेगी, और दूसरा है कौन सा भाई? प्राणी जगत। तो इसमें किसकी बात चलेगी मेरे प्यारे बच्चों? इसमें जानवरों की बात चलेगी। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से। अब जो देखो, हमारा देश इतना बड़ा है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? तो उन कारणों के संबंध में आइए अब हम लोग अच्छे से समझते हैं एक एक करके कि आखिर कौन सा कारण है जिसके चलते भारत में इतना अधिक जैव विविधता है। तो सबसे पहले तो इसमें शामिल है धरातल। उसके बाद क्या है भाई? धरातल के साथ ही हम लोगों का वायुमंडल कैसा है और जलवायु मतलब कैसा है यहाँ का। धरातल पहला हो गया, दूसरा जलवायु हो गया, तीसरा प्रकाश की उपलब्धता कितनी है, चौथा यहाँ पे वर्षा कितना हो रहा है। तो ये सारा चीज जो है वो क्या करता है? कहीं के वनस्पति, कहीं पे जो की जैव विविधता को नियंत्रित करता है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में अब समझने का कोशिश करते हैं। अब जो धरातल है, धरातल में सब हेडिंग है। सबसे पहला भूभाग। किसका बात चल रहा है? भूभाग। धरातल का अर्थ है कि जमीन का ऊपर वाला, धरा मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। तो धरा का तल मतलब पृथ्वी का जो तल है उसकी बात चल रही है। तो इसमें सबसे पहला जो चलेगा टॉपिक वह है भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो भूमि होता है कहीं का, उस पे वनस्पति पे उसका प्रत्यक्ष या तो प्रभाव पड़ेगा और नहीं तो अप्रत्यक्ष प्रभाव, लेकिन प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ेगा। अब देखिए, अलग अलग जगहों पे पाए जाने वाले पेड़ पौधों में विभिन्नता होगी। जैसे पर्वत पे अलग तरह के पौधे उगेंगे, पठार में अलग, मैदान में अलग, शीतोष्ण कटिबंधों में अलग तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, ठीक है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। उपजाऊ जो भूमि होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पे जैसे गंगा का जो मैदान है वहाँ पे बहुत उपजाऊ मिट्टी है, तो ऐसे मिट्टी पे कृषि के कार्य किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और जो उबड़ खाबड़ वाले भूमि हैं या फिर जो ऊंचे नीचे जमीन है, असमतल भूमि जो है, वहाँ पे जंगल और घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें वन्य प्राणियों को क्या मिलता है? आश्रय मिलता है। आश्रय मतलब आवास मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब दूसरा है इस धरातल के अंतर्गत ही मृदा। देखो, कहीं का जो मृदा होता है ना, वह भी वनस्पति को और प्राणियों को प्रभावित करता है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। आप पढ़े होंगे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से पढ़ के रखे हैं।
जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब देखो, भारत में आप लोगों को पता होगा कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, कच्छ का रण हो गया, तो वहां पे क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वहां पे रेगिस्तान पाए जाते हैं, और रेगिस्तान में कटीली झाड़ियां होती हैं, जैसे नागफनी हो गया, कीकर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ वहां किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? तो वहां पे पाए जाते हैं ऊंट वगैरह। तो वहां पे तो देख रहे हैं ना किस तरह का वनस्पति और प्राणी जात है। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जहां पे पर्वतीय ढलान है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का है, वहां पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई? तो वहां पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा कि जो मृदा है, मतलब जो धरातल है, उसमें जो मृदा हो गया, साथ ही साथ और क्या बताया गया है यहाँ पे, भूभाग हो गया, ये सब कैसे वनस्पति को और प्राणियों को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जलवायु प्राणी जात और वनस्पति जात को कैसे प्रभावित करता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला जलवायु में शामिल है तापमान, मतलब टेम्परेचर। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। सबसे पहला देखिए, कहीं का जो टेम्परेचर होता है ना, उस पे किसी जगह पे पाए जाने वाले वनस्पति और प्राणी को क्या करता है? प्रभावित करता है कि वहाँ का कितना टेम्परेचर है। जैसे कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा उष्णता है तो वहाँ पे अलग तरह के प्राणी पाए जाएंगे या फिर अलग तरह की वनस्पति पाई जाएगी, और जहाँ पे कम टेम्परेचर है वहाँ पे अलग तरह की वनस्पति पाई जाएगी। अब साथ ही साथ कोई जगह है, वहाँ के वायु में कितनी नमी है, क्या है? कितनी नमी है। जैसे बरसात के दिन में आप लोग देखते होंगे ना कि वायु में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो चिप 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 जैसा लगने लगता है हाथ पैर पे हम लोगों को। वही ठंडा का सीजन कैसा होता है? बहुत शुष्क हो जाता है, ठीक है। उस समय नमी की मात्रा हवा में कम हो जाती है। तो इसी की बात चल रही है। तो जो ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। अब देखिएगा कि जमीन से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, वैसे वैसे वनस्पति बदलते चला जाता है। जो हिमालय का बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है, 915 मीटर ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है? अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? गिरते जाएगा। तो टेम्परेचर गिरेगा तो वहाँ की वनस्पति का पनपने का जो है या बढ़ने का जो तरीका है थोड़ा सा बदल जाएगा। अब कहता है, और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है वैसे वैसे वहाँ की वनस्पतियाँ कैसे रहेंगी? सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय थी, अब जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ते जाएगा तो पहले उपोष्ण हो जाएंगी, फिर शीतोष्ण, और बाद में अल्पाइन वनस्पतियों में बदल जाएंगी। हालांकि अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में नीचे चर्चा करेंगे कि क्या होता है। ये जितना तरह का वनस्पति का यहाँ पे नाम दिया गया है ना, अभी आगे आपको चैप्टर में वो सब चीज़ पढ़ना है, तो वहाँ पे अभी हम लोग बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं सारणी 5.1 में क्या दिया गया है। वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता, जो अलग अलग तरह के वनस्पति का अभी नाम दिया गया था, उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है और कितने टेम्परेचर में किस प्रकार की वनस्पति पनपती है, उसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सारणी है उसमें देखिएगा कि उष्ण वनस्पति खंड क्या है भाई? उष्ण। तो यहाँ उष्ण वाला का क्या है? औसत टेम्परेचर ये 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर ही पनपती है ये। आगे देखिए, और जनवरी में औसत तापमान यहाँ पर रहता है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और इसमें कोई पाला यहाँ पे नहीं पड़ता है। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो उपोष्ण वनस्पति है वो 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में औसत तापमान उनका होता है, वहीं पे ये पनपते हैं। और जनवरी में यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है भाई? 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ हल्का हल्का पाला भी कभी कभार पड़ जाता है। अब शीतोष्ण प्रकृति के जो वनस्पति होते हैं वो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में पनपते हैं। और यहाँ ठंडे के दिन में जनवरी में कितना रहता है औसत टेम्परेचर? -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे कभी पाला और कभी बर्फ गिरता है। और जो अल्पाइन प्रकृति के जो वनस्पति हैं वो 7 डिग्री से कम टेम्परेचर वाले जगह पे ही पनपते हैं। और यहाँ पे जनवरी का जो टेम्परेचर होता है -1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और यहाँ पे बर्फ हमेशा जमा हुआ रहता है। तो यही बात यहाँ पे आप लोगों को समझाने का कोशिश किया गया है। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं
कि सूर्य का प्रकाश जो है उसका वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्थान के सूर्य का प्रकाश का समय, अब देखो किसी स्थान पे सूर्य का प्रकाश कितने देर तक चमकेगा यह मुख्य रूप से 3 बातों पे निर्भर करता है। तो इसको थोड़ा सा अभी आप अच्छे से समझ लेंगे। पहला है कि उस स्थान का अक्षांश कैसा है, दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई पे निर्भर करेगा, और तीसरा वहां का ऋतु कैसा है। इन 3 बातों पे ही कहीं पे सूर्य के प्रकाश का चमकने का जो समय है, ड्यूरेशन है, वह निर्भर करेगा। ठीक है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अब देखो जहां पे अच्छा प्रकाश मिलेगा वहां पे प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा होगा, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में किसी भी वृक्ष को उपलब्ध होती है तो उस समय जो पेड़ हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक की बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति क्यों है। तो देखिए इसका पहला 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि जो दक्षिणी ढलान है वहां पे सूर्य का प्रकाश जो है ना ज्यादा समय तक चमकता है। क्लियर है, उत्तरी ढलान के अपेक्षा। तो ये पहला कारण तो यह हो गया। और दूसरा कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो दक्षिणी ढलान है वहां पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के चलते बहुत अधिक बारिश होता है उत्तरी ढलान के अपेक्षा, इसलिए जो दक्षिणी ढलान है हिमालय पर्वतमाला का वहां पे ज्यादा सघन वनस्पति पाया जाता है। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं कि वर्षण का किसी जगह पे पाए जाने वाले वनस्पति पे क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत में ज्यादातर वर्षा किसके चलते होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है मेरे प्यारे बच्चों। और ये कब होता है, ये कब आता है मानसून, जून से लेकर के सितंबर के मध्य में यह मानसून जो है एक्टिव रहता है। थोड़ा सा वहां बोर्ड पे आ गया है, 1 मिनट। जून से लेकर सितंबर तक यह मानसून एक्टिव रहता है एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून जो है इसके चलते भी थोड़ा बहुत भारत में बारिश होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। अब देखो जहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है वहां पे कैसे वन होंगे, वहां पे सघन वन होंगे, जो कि मैंने अभी समझाया। और जहां पे कम बारिश होगा वहां पे कम सघन वन पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे समझते हैं। ज्ञात करना है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। एक क्वेश्चन और आ गया। तो अभी जो मैंने पढ़ाया उसका इस क्वेश्चन का आंसर वही था कि चूंकि जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान जो हैं वहां पे क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के चलते बहुत अधिक बारिश होती है। किसके अपेक्षा, पूर्वी ढलानों के अपेक्षा। चूंकि पूर्वी ढलान जो है वो वर्षा वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है, वहां पे बहुत अधिक बारिश नहीं होती, जिसके चलते जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान है वहां पे बहुत सघनपन पाए जाते हैं। तो यह आंसर अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आखिर ये जो वन है ये मनुष्य के लिए इतने आवश्यक क्यों हैं। तो ये एक क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। वन नवीकरण योग्य संसाधन है। पहला बात तो यह हो गया कि जो वन है वो नवीकरण योग्य संसाधन है, मतलब वो फिर से उनको रिप्लेनिश किया जा सकता है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा बात यह हो गया कि जो वन है वो वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। यह तीसरी बात हो गई बाबू। क्या है कि ये क्या करते हैं, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को भी नियंत्रित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं, क्योंकि उसी से कच्चा पदार्थ, वन से ही कच्चा पदार्थ मिलता है। किसको, उद्योगों को। तो चौथा बात यह हो गया कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। और पांचवा बात यह है कि जो वन होते हैं कई ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिनको जीविका प्रदान करते हैं, जैसे जो जंगल से पत्तियां ला करके दोने वगैरह बनाते हैं, प्लेट्स वगैरह बनाते हैं, साथ ही साथ कुछ दतवन वगैरह का व्यवसाय भी करते हैं। दातून समझते हैं ना आप लोग, तो दातून वगैरह काट करके लाती हैं महिलाएं, ट्राइबल्स कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं उसको बेच करके अपना जीविका चलाती हैं। साथ ही साथ वहाँ पे गोंद हो गया और कुछ फल हो गए और कुछ जड़ी बूटी हो गए, तो इसको भी कलेक्ट करके बहुत सारे हमारे ट्राइबल्स जो हैं वो अपना
परिवार चलाते हैं, जीविका का निर्वहन करते हैं। आगे देखिए, ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जो जंगल होता है वहां पे देखते हैं ना कितना खूबसूरत नजारा होता है, तो इसके चलते क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। अब जो नेक्स्ट बात यह है कि ये पवन को और तापमान को भी, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करते हैं और साथ ही साथ वर्षा लाने में सहायता करते हैं। इनसे मृदा की जीवाश्म मिलता है। अब देखो जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां जब जमीन पे गिरती हैं तो सड़ने के बाद मृदा को उससे क्या मिलता है, जीवाश्म की प्राप्ति होती है, जिससे वहां की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। वन्य प्राणियों को आश्रय देते हैं। तो यह लास्ट वाला बात था, ठीक है। तो ये 8 हो गया एंड दिस इज 9। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा कहानी कि वन से क्या क्या लाभ है। चलिए अब आगे समझते हैं आगे क्या बताया गया है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। अब जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है ना, उसमें बहुत अधिक बदलाव आ गया है। इसका मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो क्वेश्चन था। अब इसका मुख्य कारण क्या है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, पहला बात तो यह है कि कृषि के लिए बहुत अधिक क्षेत्र की मांग होने लगी, जिसके चलते पेड़ों को बहुत तेजी से काटा गया, जिसके चलते प्राकृतिक वनस्पति जो थी यहाँ की बदलते जा रही है। दूसरा, उद्योगों का विकास। उद्योगों का जो विकास हुआ बहुत ज्यादा मात्रा में, उसके चलते भी जंगलों की तेजी से कटाई होती चली गई। शहरीकरण की परियोजनाएं, अब शहरीकरण के लिए जो परियोजनाएं चली उसके लिए भी बहुत अधिक संख्या में क्या किया गया, पेड़ों को काटा गया। और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए कुछ परियोजना कार्य दिया गया है, तो इसको आप लोग अपने घर पे करेंगे। अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। एक्टिव है ना आप लोग, बस एनर्जी बनाए रखना है तभी तो आगे समझ में आएगा ना। क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 21.67% है। तो यह डेटा आप बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे, क्योंकि यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.67% है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग वनस्पति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर हमारे देश में किस तरह की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उसे पढ़ने से पहले देखिए एक यहाँ पे क्या दिया गया है, एक वनों के क्षेत्रफल और राज्य से संबंधित कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है। इसको दंड आलेख को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर बताया क्या गया है। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राज्य का नाम दिया गया है और यहाँ पे कितने, इसका जो क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत पर उसमें से वन है यह बताया गया है। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि सबसे अधिक जो मिजोरम राज्य है, मिजोरम में सबसे अधिक वन है, ठीक है, वहां के सबसे अधिक क्षेत्रफल पे वन फैला हुआ है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे कि सबसे कम कहां पे वन है, तो सबसे कम वन आप देखेंगे दमन व दीव में है। ठीक है, ये दो प्रश्न आगे आप लोगों से पूछा गया है, इसीलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को अभी हाईलाइट कर दिया है। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसके डेटा को आप लोग याद करेंगे। तो सबसे अधिक वन आपको कहां पे दिख रहा है, मिजोरम में, ठीक है। और किस राज्य में सबसे कम वन आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में देखेंगे कि सबसे कम वन आपको दिख रहा होगा। और जब केंद्र शासित प्रदेश की बात चलेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे कम देखेंगे दमन व दीव क्षेत्रफल में फैला हुआ है वन, और सबसे अधिक आप देखेंगे तो लक्षद्वीप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको आप लोग देख करके अच्छे से समझ लेंगे। आगे चलिए अब हम लोग समझते हैं कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के वन हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला उसमें से है वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। चौथा है
पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। तो यही जो है 5 तरह के वन मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। अब एक एक करके इसके संबंध में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए एक फिगर दिया गया है। इसमें कितने ऊंचाई पर क्या पाया जाता है इसको थोड़ा अच्छे से समझाने कोशिश यहाँ पे किया गया है। तो इसको आप गौर से देखेंगे तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीज दिखेगा। जैसे आप देखिए 1.5 पे क्या है, झाड़ी परत है। 1.5 मीटर पे, 5 मीटर पे देखिए नवीन वृक्ष 5 मीटर से 20 मीटर तक है। फिर 20 मीटर से 40 मीटर तक वितान है और 40 मीटर से 60 मीटर तक क्या है, निगत परत आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज होता है, इसको भी आप क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। अब थोड़ा सबसे पहले समझते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और साथ ही किस प्रकार के यहाँ पे जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है इसलिए ये वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। मतलब यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, यानी कि यहाँ पे भारी बारिश होती है और यहाँ पे जो है शुष्क ऋतु, गर्मी का जो सीजन है, बहुत कम समय के लिए पाया जाता है। इन वृक्षों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। 60 मीटर लगभग 180 फीट के आसपास होता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऊंचा वहां का वृक्ष हो जाता है। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या रहता है, आर्द्रता दूसरा शब्द है, गर्मी दूसरी शब्द है, ठीक है। तो वहाँ पे उमस वाला रहता है, मतलब चिपचिप वाला, जो बरसात के दिन में नहीं देखते हो खूब उमस हो जाता है जिसमें हवा में पानी का कण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वैसा ही यहाँ पे सीजन रहता है, गर्म तथा आर्द्र। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती है मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। तो इन सारे चीजों को आप क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सके। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन जो होते हैं सालों भर हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष जो हैं वो कौन है भाई, पहला है आबनूस, जिसको हम लोग एबोनी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है महोगनी, तीसरा है रोजवुड, चौथा है रबड़ और सिकोना जैसे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनका नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप अच्छे से बता सके। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं, हाथी हो गया, बंदर हो गया, लेमूर हो गया और साथ ही साथ कौन है भाई, हिरन है, एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नाम बताया गया है। इन नामों के साथ एक महत्वपूर्ण नाम है, एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो भारत के कुछ विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे, असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में ही मिलते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बार एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा था तो वहां पे यह क्वेश्चन मेरे को मिला था। तो आप इसको याद करके रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलिए, आगे समझने का कोशिश करते हैं कि इस मैप में क्या दिखाया गया है आप लोगों को। यहाँ पे देखेंगे कि आपको दिखाया गया है विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में, अलग अलग कलर से दिखाया गया है। थोड़ा सा मैं कलर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे जो एकदम हरा कलर दिख रहा होगा इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। थोड़ा सा कम हल्का हरा कलर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए है, और इस तरह का जो कलर है पर्वतीय वन के लिए, ये मैंग्रोव वन के लिए, उष्णकटिबंधीय कटीले वन के लिए। तो अलग अलग कलर यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप सबसे पहले जो सबसे हरा वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ का जो क्षेत्र देख सकते हैं ये वाला हो गया, और यहाँ का पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र हो गया, साथ ही साथ पूर्वी घाट वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है हमेशा। अब देखिए इनका क्षेत्र थोड़ा कम है। अब एक और
अलग तरह का वन है। ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे बहुत बड़े क्षेत्र में, जहां तक मैं इस तरह से लकीर खींच रहा हूं, यहाँ देख सकते हैं, ये जहां तक मेरा लकीर खींचा हुआ है ये सारा क्षेत्र किस प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाला क्षेत्र है और यह भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है, यह इसकी विशेषता है। तीसरा जो क्षेत्र है वह है पर्वतीय वन का। तो जो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाएंगे, पर्वतों पे पाए जाएंगे। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हिमालय वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में। क्लियर है, तो यहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है मैंग्रोव। अब मैंग्रोव कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भारत के कुछ छोटे से क्षेत्र में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वो कहाँ पे है भाई, तो जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, वहां पे सिर्फ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे कौन सा है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो इसका जो क्षेत्रफल है उष्णकटिबंधीय कटीले वन का, यह क्षेत्रफल बहुत ही कम है। ये कहां पे मिलता है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहां पे मिलेंगे, तो आप इसको जब गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है भारत का, खास करके राजस्थान हो गया, हरियाणा वाला क्षेत्र जो हो गया, वहां पे ये कटीले वन पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो सेंट्रल इंडिया, इधर जो कुछ क्षेत्र है कहां पे, पश्चिमी घाट से पूरब वाला जो क्षेत्र है, वहां पे भी कुछ क्षेत्रों में जहां पे वर्षा वृष्टि का क्षेत्र पड़ता है, वहां पे भी इस तरह के वन देखे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को अब ये मैप क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या बताने का कोशिश किया गया है। अब चलिए आगे समझते हैं कि आगे आप लोगों को क्या बताया गया है इसमें। इनके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पंछी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात चल रही थी। अब हम लोग पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में कि इन वनों की क्या विशेषताएं होती हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। पहला बात, सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया अभी नक्शे में, उन्हें मॉनसूनी वन भी कहते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उन्हें मॉनसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आप लोग याद करेंगे। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। अब देखिए ये कहां पे पाया जाएगा, जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी। और इसका एक और खासियत यह होता है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु जब आता है धूप के दिन में, क्या होता है भाई, ये 6 से 8 सप्ताह के लिए, मतलब क्या हो गया, 42 से 50 दिन लगभग मान के चलिए के लिए ये क्या करते हैं, अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र वन किसको कहेंगे और शुष्क वन किसको कहेंगे? आर्द्र वन वैसे वनों को कहेंगे जहां के हवा में पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा हो, जल के बूंदों की मात्रा ज्यादा हो। और शुष्क कहाँ है, कैसे वन होंगे, जहां के वैसे वन जहां के हवा में पानी के बूंदों की मात्रा थोड़ी कम हो। तो अब ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र तथा नम पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब जहां ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी वहां के हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर जहां पे वर्षा होती है वहां पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सागौन किस प्रकार के वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है, तो आप इसको क्या कहेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं उनकी यह सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं जो इस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में कि आखिर इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरे तरह का वन है वह है यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन। उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसकी यह सबसे पहली खासियत है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार कि ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों कहां पे पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की बात चल रही है, दक्षिण भारत तरफ चलना है। प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं।
विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होती है। खास करके झारखंड, बिहार, यूपी वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं और यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या बसी हुई है। इसलिए क्या होता है, यहाँ के जो जंगल हैं उनको काट करके साफ कर लिया गया है और यहाँ पे अब ज़्यादातर क्या होता है, कृषि कार्य किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही बात यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है। आगे चलिए, आगे समझते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ वृक्षों को दिखाया गया है। हालांकि ये क्लियर नहीं है, क्लियरली विजिबल नहीं है, फिर भी एक देख सकते हैं आप। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः कौन से हैं, तो यहाँ पे पाए जाते हैं, इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर हैं सिंह, शेर, सूअर, हिरन और हाथी। क्लियर है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ बुक में यहाँ सिंह भी लिखा है और यहाँ शेर भी लिखा है। अभी समझने वाली बात है कि काहे दिए हैं दोनों नाम को, बाघ और शेर लिख देते तो चलता भाई, ठीक है। हिरन और हाथी, विविध प्रकार के पंछी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पे पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लियर है यहाँ तक की बातें। चलिए अब समझते हैं कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में कि आखिर ये इस प्रकार के वन कहाँ पे पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती है। तो मैं पहले ही समझा दिया हूँ कि जो कटीले वन और झाड़ियाँ वहाँ पे पाए जाएंगी जहाँ पे वर्षा बहुत कम होगी। तो आप देखेंगे कि यह वन जो है, जिन क्षेत्रों में उगता हुआ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। कटीले मतलब कांटेदार वृक्ष वहां पे ज्यादा होते हैं। क्लियर है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से इसमें गुजरात और राजस्थान का ही क्षेत्र है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के उत्तर प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अकासिया, अब यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, मतलब एक वृक्ष यहाँ पे है तो दूसरा वृक्ष थोड़े दूर पे होगा। क्लियर है। तो ये वृक्ष में थोड़ी दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों। इनकी जड़ें लंबी होती हैं तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आपको याद कर लेना है। पत्तियां प्रायः छोटी होती है जिससे वाष्पीकरण कम हो सके। जैसे नागफनी का जो पौधा होता है, आप उसमें देखेंगे कि उसकी जो पत्तियां हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उससे वाष्पीकरण क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसलिए इनकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। तो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए आप लोगों को क्या बताया गया है। इन जंगलों में प्रायः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजों को आप वहां के जंगलों में देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय वन के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पर्वत है, तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर पर्वत पे जाएंगे तो वहाँ की जो वनस्पति है वो बदलने लगता है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई पे जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो तापमान क्या होने लगता है, कम होने लगता है मेरे प्यारे बच्चों। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। तो यह लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब देखिए जो पृथ्वी से 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहने का अर्थ क्या है? आर्द्र का अर्थ समझ रहे होंगे आप लोग कि जहां पे हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है। शीतोष्ण मतलब जहां पे ज्यादा ठंड पड़ता है, और वहां पे पाए जाने वाले जो वन हैं उनको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन में कैसे वृक्षों की प्रधानता होती है? चौड़ी पत्ती वाली। और इसमें कौन कौन शामिल है? ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष शामिल हैं। 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं।
यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं कितने ऊंचाई पे पाए जाते हैं, तो 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और इनमें कौन कौन है भाई, जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और जब हम लोग पहाड़ पे बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे, तो यहाँ पे किस तरह के, तो यहाँ जो पहाड़ का सबसे ऊपर वाला जगह है वहाँ पे घास के मैदान बहुत अधिक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती हैं। जब और ऊंचाई पे हम लोग पर्वत पे जाते हैं, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो हैं तथा घास के मैदान का स्थान कौन ले लेता है, अल्पाइन वनस्पतियां ले लेती हैं। सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन व वर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। जो अल्पाइन वनस्पति हैं वहां पे किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, पहला तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इत्यादि पौधे वहां पे पाए जाते हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट, मतलब एकदम पहाड़ पे जब हम लोग एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं, एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं, हिम रेखा के एकदम नजदीक जैसे जैसे हम लोग पहुंच जाते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप में बदल करके अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बखरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियां जो भेड़ों को लेकर के चराने के लिए जाती हैं या फिर अलग तरह के पशुओं को जो चराने के लिए जाती है वे करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में, अब देखो जो पहाड़, जो हिमालय पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहां पे क्या मिलता है, मॉस मिलता है, लीचन घास मिलता है, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है, ये सब वहां पे पाए जाते हैं। लीचन जो होता है इसी से क्या बनता है भाई, इंडिकेटर बनता है, जिसके बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे, जिससे एसिड बेस को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और जो लीचन घास होता है ना, इसका एक और प्रॉपर्टी है कि जहां पे प्रदूषण सबसे कम होता है ना वहीं पे लीचन उगते हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर हैं कि कहां पे, जहां पे ज्यादा प्रदूषण होगा वहां पे लीचन नहीं उगेंगे और जहां पे प्रदूषण की मात्रा कम होगी वहीं पे ये पाए जाते हैं। तो इसको आपको याद करके रखना है। इन वनों में प्रायः काश्मीरी, अब देखो जो ये वन है पर्वतीय वन, इसमें कौन कौन पाए जाएंगे, तो काश्मीरी महामृग, चितरा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। तो इन सारे नामों को भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद करके आप लोगों को रख लेना है। अब आगे समझते हैं कि मैंग्रोव वन भारत में कहां पाए जाते हैं और मैंग्रोव वनों की क्या विशेषता होती है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा हम लोग अब मैंग्रोव वनों के बारे में। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। अब देखिए तटवर्ती क्षेत्र कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां नदियों का मुहाना होता है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाकर के जहां समुद्र में मिलती है बंगाल की खाड़ी में, तो वहां का जो मुहाना वाला क्षेत्र है तो उसको वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मिट्टी और बालू यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्र हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। जो घने मैंग्रोव होते हैं एक तरह की ये वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, और इनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी में हमेशा डूबी रहती हैं मेरे प्यारे बच्चों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि रॉयल बंगाल टाइगर निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो वहां पे ऑप्शन में देता है मैंग्रोव वन, और जिसको पता नहीं है कि मैंग्रोव वन में ये पाए जाते हैं वो हमेशा गलत करके इस ऑप्शन को आता है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी आता है, तो आप इसको अच्छे से याद करके
रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? अगर पेड़ वनस्पति ही सिर्फ गायब हो जाए तभी हम लोग नहीं बचेंगे, हम लोग भी गायब हो जाएंगे भाई। क्योंकि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, उसी को हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं और यह एक चक्र के रूप में चलते रहता है। और साथ ही साथ पेड़ पौधों से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। तो अगर पेड़ पौधे और जानवर इस धरती पर नहीं रहेंगे तो हम लोगों का अस्तित्व मुश्किल है, हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि वन्य प्राणी कौन कौन से हैं और कैसे वन्य प्राणी हमारे भारत में पाए जाते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक प्रकार की जो है मेरे प्यारे बच्चों पंछियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, यह कुल विश्व का 13% है। मतलब पूरे विश्व में जो पंछियों की प्रजातियां हैं उसमें यह 13% हैं। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पूरे विश्व में पाई जाने वाली मछलियों की प्रजातियों का लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। अब उभयचरी कहने का अर्थ यह है कि जो जल पर और स्थल में दोनों जगह रहे उसको उभयचरी कहते हैं। सरीसृप में कौन कौन से आ गए भाई? सरीसृप और स्तनधारी जो हैं, मतलब जिनका बैकबोन होता है और मतलब रीढ़ का हड्डी, और स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को क्या कराते हैं, दूध पिलाते हैं, वैसे जानवर स्तनधारी कहलाते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप छूट गया था, इसको देख लेते हैं। क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है? इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं? क्योंकि यह चित्र पूरी तरह से ब्लर है, यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग इसको देखेंगे और अच्छे से सर्च करने का कोशिश करेंगे अगर आपको कहीं पे अच्छे से ये दिख जाए तो। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए जो स्तनधारी जानवर हैं उसमें हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। हाथी को स्तनधारी में क्यों रखा गया है? क्योंकि यह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है हाथी भारत में? असम में, कर्नाटक में और केरल में। केरल के जो उष्ण आर्द्र वन हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। देखो जब भी एक सींग वाले गैंडे का बात चल रहा है तो दो ही बात लिख रहा है, पश्चिम बंगाल और असम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग मतलब गैजल तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। आजकल बंदरों का उत्पाद खूब बढ़ा हुआ है, ये भी हमारे आसपास दिख जाते हैं। तो इनकी विभिन्न प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अब चलिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिया गया है, थोड़ा सा इसको समझते चलते हैं कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया। इसके तहत जानवरों को मारने, उनका शिकार करने इत्यादि पे प्रतिबंध लगाया गया है। आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल कहाँ पे है? तो भारतीय शेर जो हैं ये गिर नाम का एक जगह है गुजरात में, वहां पे इनका प्राकृतिक आवास है। क्लियर है? तो प्राकृतिक आवास है इनका गुजरात का गिर जंगल। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। तेंदुआ जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक शिकारी होता है। आप लोग तेंदुआ का फिगर देखे हैं जी? तेंदुआ और चीता में बहुत लोगों को अंतर नहीं समझ में आता है। तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया, ये सब को देखेंगे ना तो बहुत कम अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। तो तेंदुआ बहुत खतरनाक शिकारी होता है। क्यों? अब आप पूछेंगे सर इतना खतरनाक शिकारी क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको पेड़ पे चढ़ने आता है, शिकार लेकर के पेड़ पे चढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कोई शिकार अगर पेड़ पे भी है तो चढ़ के पेड़ पे मार देगा वहां पे, इसलिए बहुत खतरनाक शिकारी होता है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। अब देखो हिमालय में क्या होता है, बहुत अधिक ठंड पड़ता है, तो वहां पे जो पाए जाने वाले जो जानवर है ना, वो बहुत कठोर कंडीशन में भी क्या रहते हैं, जिंदा रह सकते हैं, हार्श कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
ये बहुत कठोर जलवायु को भी सहन कर सकते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। अब देखिए याक कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख की जो बर्फीली ऊंचाइयों वाली जो जगह हैं वहाँ पे याक नाम के पशु पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सिंगों वाले बैल जैसा जीव हैं, जिनका भार लगभग 1 टन होता है। अब देखो याक का भार कितना होता है भाई, 1 टन होता है। अब सोचिए कि 1 टन कितना ज़्यादा होता है। तिब्बती बारहसिंघा, भारल मतलब नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, किसकी बात चल रही है, कियांग की बात चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा समझते हैं आगे क्या दिया गया है। कियांग एवं तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। कुछ भाग आप देखेंगे भारत का तो वहां पे लाल पांडा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप पता करेंगे कि लाल पांडा भारत में कहां पे पाए जाते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करके रखेंगे कि जो घड़ियाल होता है मगरमच्छ के प्रजाति का एक जीव है जो सिर्फ विश्व में भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पंछी पाए जाते हैं, मोर, बत्तख, तोता, मैना और भी बहुत सारे आप गौरैया वगैरह देख सकते हैं जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। सारस, कबूतर आदि कुछ पंछीय प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं, जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है। अब देखो जो हम लोग फसल जो भी बोते हैं या जो भी फसल हम लोग क्या करते हैं, बोने के बाद खाने के रूप में लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वो जैव विविध पर्यावरण से ही चुना गया है। उसका चुनाव हम लोग कहाँ ऐसे किए हैं, जो अपने जो जैव विविधता जो जंगल हैं, जंगल के कुछ प्रजातियों से ही हम लोग उसको चुन करके अलग किए हैं। यानी खाने योग्य पौधे का नीचे से, ठीक है, हमने बहुत से औषधि पौधों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। और हम लोग जिस तरह से फसल को चुना है जिसको हम लोग अपने भोजन के उपयोग में ला सकें, उसी तरह से हम लोग क्या किए हैं, कुछ औषधीय पौधों को भी चुने हैं जिसका उपयोग हम लोग औषधि मतलब दवा बनाने के लिए करते हैं। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य, यातायात के साधन के रूप में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जानवरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इनसे मांस भी हमें प्राप्त होता है, मांस के साथ साथ हम लोगों को अंडा भी मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। हम लोगों को मछली से क्या मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत सारे लोग मछली भी खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से जो कीड़े मकोड़े हैं वे फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ वे क्या करते हैं, हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। मतलब जो हानिकारक कीड़े हैं ना, उनको भी वे नष्ट करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, और जितने भी जीव जंतु हैं ना, उनका पारिस्थितिक तंत्र में कुछ ना कुछ योगदान होता है। क्योंकि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह जैव मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन के कारण बनता है। मतलब जो जीवित चीज हैं और जो निर्जीव चीज हैं, जब वे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों। अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। इसलिए जितने भी जीव जंतु हैं ना, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसे पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लालच में आकर के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए हैं, प्राणी जगत और जंतु जगत का दोहन कर दिए हैं। तो जिसके चलते क्या हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। अब 1300 जो पादप प्रजातियां मतलब पौधे जो हैं वो संकट में है, और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। मतलब ये धरती पे अब नहीं है। काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में है और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है, सबसे पहला नंबर तो जो लालची व्यवसायी हैं उनके द्वारा अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण। दूसरा कारण है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश,
तीसरा कारण है कृषि तथा निवास के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कारक है। तो ये चार जो हैं ये क्या हैं, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं अच्छे से कि आखिर सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है। देश में 18 जीव मंडल नीचे मतलब आरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है या उसका चुनाव किया गया है, जहां पे पेड़ पौधों को काटना, जंतुओं को मारना वर्जित है। इनमें से 10 सुंदरवन, अब इसमें से 10 जो हैं वो कौन कौन से हैं भाई, तो 10 का नाम है, पहला नंबर सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की जाती है। विश्व के जो जीव मंडल निचय है ना, आरक्षित क्षेत्र है, उसमें से भारत के ये जो 10 ठो आरक्षित क्षेत्र हैं इनका भी नाम आता है। बाकी जो 18 जगह हैं उनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया गया है। 18 जीव मंडल निचय, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, साथ ही साथ दिहांग दिबांग, डिब्रू, साइकबोवा, अगस्त्य मलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम तथा पन्ना। तो ये जो 18 क्या हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, तो इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। अब दूसरा क्या है, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं। 101, अब देखो एक दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा गया है, भारत में 101 नेशनल पार्क और 553 वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इसको आपको याद करके रखना है। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। मतलब हम लोगों को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और जानवरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। दो बातें बीच में छूट गई थी, उसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। चूंकि फ्लो टूटने के कारण मैंने उसे छोड़ दिया था। इसमें से एक छूट गया है आपका प्रवासी पंछी के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। और दूसरा क्या छूटा है भाई, दूसरा हम लोगों का छूट गया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये फिगर हम लोगों का छूट गया था बीच में, मैंने जानबूझ करके इसे स्किप कर दिया था ताकि बीच में बात न टूटे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन्य प्राणी निचय जो हैं उनका नाम यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। तो ये जो 18 वन्य प्राणी निचय थे उनके बारे में तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे क्या हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्यों का नाम दिया गया है, पंछी अभ्यारण्य का और नेशनल पार्क का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देख लेंगे कि कौन कहाँ पे है और किस राज्य में पड़ता है, उसको भी आप लोग नेट से सर्च करके उसको आप लिख सकते हैं। चलिए आगे और क्या बताया गया है, आगे बताया गया है प्रवासी पंछी के बारे में। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या बताया गया है। भारत की कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वैसे जगह जहाँ पे दलदली क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ पे वर्ष भर पानी जमा रहता है, वहाँ पे कुछ प्रवासी पंछी साल के कुछ खास महीनों में आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पंछियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जो साइबेरियन पंछी आते हैं ना, ठंडा के दिन में आप लोग देखेंगे आकाश में झुंड के झुंड साइबेरियन पंछी आते हैं। वे उनका जो एक पसंदीदा स्थान है वह कौन सा है, कच्छ का रण। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। एक फ्लेमिंगो पंछी होती है जिनका जो गला है वहाँ पे लाल रंग का कलंगी होता है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बगुले के जैसे होते हैं, ठीक है। तो वे वहाँ पे खूब आते हैं। खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं ये जो फ्लेमिंगो पंछी है और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या हम
कि यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है, सचमुच बच्चों यह हमारी कीमती धरोहर है। तो इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न चीज़ों के बारे में पढ़ा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को यह चैप्टर कैसा लगा। इसी के साथ यह चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।